नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। भाजपा नेता किरीट सोमैया को फिर झटका, खार पुलिस स्टेशन में भी नहीं दर्ज हुई शिकायत। विदेश मंत्री बोले, यूक्रेन मसले पर भारत का रुख सबसे स्पष्ट, हम तत्काल युद्ध विराम और बातचीत चाहते हैं। बुलडोजर का खौफ, कब्जा हटाने के लिए जैसे पहुंची टीमें, लोग खुद ही फावड़ा हथौड़ा लेकर तोड़ने लगे अवैध कब्जे। और ओमिक्रॉन ने बढ़ाई लोगों की चिंता, बीजिंग को बचाने के लिए 2 करोड़ से ज्यादा टेस्ट। अमेरिकी शख्सियतों की अपील, पत्थरबाजी के बाद बवाल बढ़ गया और देखते ही देखते आगजनी हो गई। उपद्रवियों ने पुलिस की गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया था, जिसके बाद पुलिस को भीड़ को तितर शंघाई में बेकाबू कोरोना लहर के बाद चीन ने राजधानी बीजिंग में इसकी पुनरावृत्ति रोकने के लिए सारे संसाधन झोंक दिए। चीन इस वक्त ओमिक्रॉन की लहर से जूझ रहा है। यह बीजिंग में कहर न बरपा सके, इसलिए चीन 2 करोड़ से ज्यादा लोगों के इस शहर में ताबड़तोड़ परीक्षण कर संक्रमितों को तलाश रहा है। चीन नहीं चाहता कि उसे शंघाई की तरह बीजिंग में भी लॉकडाउन करना पड़े। सोमवार को उसने बीजिंग के बिजनेस दूतावास वाले जिले में व्यापक कोरोना परीक्षण शुरू किए। इस 5 दिन अभियान के तहत अस्थायी जांच केंद्रों पर सोमवार को लंबी लंबी कतारें नजर आईं। बीजिंग में व्यापक जांच शुरू होने से वहां भी शंघाई की तरह घबराहट भरी खरीदारी शुरू हो गई। सोमवार रात 8 बजे तक 37 लाख से ज्यादा कोरोना टेस्ट किए जा चुके थे। देर रात तक अधिकारियों ने बताया कि इसमें से करीब 5 लाख की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। उन्होंने बताया कि मंगलवार को भी टेस्ट जारी रहेंगे और इसमें बीजिंग के 5 बाहरी जिलों को शामिल कर 2 करोड़ से ज्यादा लोगों का परीक्षण किया जाएगा।
इन जिलों में बीजिंग के कुल 2.15 करोड़ लोगों में से 195 लाख लोग रहते हैं। बीते 24 घंटे में बीजिंग में 29 कोरोना केस मिलने के बाद व्यापक जांच अभियान की घोषणा की गई। सोमवार को मिले नए मामले महामारी नियंत्रण वाले क्षेत्रों में मिले। अमेरिका में लोकतंत्र समर्थक, बुद्धिजीवी नेताओं, पत्रकारों और मानवाधिकारों कार्यकर्ताओं के एक समूह ने पाकिस्तान के नवनियुक्त सरकार से जातीय तथा धार्मिक संघर्षों को समाप्त करने में रचनात्मक भूमिका निभाने तथा भारत एवं अन्य पड़ोसी मुल्कों के साथ बेहतर संबंध बनाने की कोशिश करने की अपील की है। साउथ एशियन अगेंस्ट टेररिज्म एंड फॉर ह्यूमन राइट्स की ओर से आयोजित एक ऑनलाइन कार्यक्रम में वक्ताओं ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के सत्ता से जाने के बाद बनी सरकार की अशांत बलूचिस्तान प्रांत में हिंसा को समाप्त करने का रास्ता तलाशने के लिए वहां के लोगों के साथ तत्काल बातचीत करनी चाहिए। मीडिया में जारी एक बयान के अनुसार कार्यक्रम में शामिल लोगों ने कहा कि पड़ोसी मुल्कों के साथ खासतौर पर भारत और अफगानिस्तान के साथ संबंध सुधारे जाने चाहिए। साथ के सह संपादक एवं अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत रह चुके हुसैन हक्कानी ने कहा कि पाकिस्तान राजनीति के सैन्यकरण और राजनीतिक कारणों के लिए धर्म के इस्तेमाल को समाप्त किए बगैर वर्तमान संकट से बाहर नहीं निकल सकता। हक्कानी ने कहा कि पाकिस्तान का पूरा ध्यान अपने लोगों की समृद्धि पर केंद्रित होना चाहिए, न कि किसी बेकार की विचारधारा पर। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। भाजपा नेता किरीट सोमैया को फिर झटका, खार पुलिस स्टेशन में भी नहीं दर्ज हुई शिकायत। विदेश मंत्री बोले, यूक्रेन मसले पर भारत का रुख सबसे स्पष्ट, हम तत्काल युद्ध विराम और बातचीत चाहते हैं। बुलडोजर का खौफ, कब्जा हटाने के लिए जैसे पहुंची टीमें, लोग खुद ही फावड़ा हथौड़ा लेकर तोड़ने लगे अवैध कब्जे। और ओमिक्रॉन ने बढ़ाई लोगों की चिंता, बीजिंग को बचाने के लिए 2 करोड़ से ज्यादा टेस्ट। अमेरिकी शख्सियतों की अपील, भारत के साथ संबंधों में सुधार करे पाकिस्तान सरकार। कामयाबी की असली पहचान तभी होती है जब उसकी बुनियाद मजबूत हो, क्योंकि जिन्हें खुद पर भरोसा हो उनकी ताकत कभी कम नहीं होती है। इसलिए भरोसा करिए सिर्फ विकी पावर प्लस टीएमटी बात पर। अब घर बनेगा स्ट्रॉन्ग, चलेगा लाइफ लॉन्ग। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। नोएडा के गार्डन गैलरिया मॉल में बने लास्ट लेमन बार में सोमवार रात अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने आए एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप लगा है कि लास्ट लेमन के ही बाउंसर ऑफ स्टाफ पर एक प्राइवेट कंपनी JLN में काम करने वाले ब्रजेश राय अपने 6-7 ऑफिस के ही दोस्तों के साथ लास्ट लेमन में पार्टी करने के लिए आए थे। आरोप है कि पार्टी के बाद बिल को लेकर ब्रजेश राय और उनके साथियों को लास्ट लेमन के कर्मचारियों से झगड़ा हो गया, जिसके बाद वहां पर मौजूद बाउंसर और स्टाफ ने ब्रजेश राय और उनके दोस्तों की जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद पुलिस को मामले की सूचना दी गई। ब्रजेश राय को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस मामले में पुलिस ने लास्ट लेमन के बाउंसर और दूसरे करीब 16 कर्मचारियों को हिरासत में लिया है। पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने हत्या की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और ब्रजेश राय के पोस्टमार्टम का इंतजार है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से ही मौत की असली वजह साफ हो पाएगी। मिली जानकारी के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने 8 लोगों की पहचान की है जो ब्रजेश राय और उनके दोस्तों से मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने एक सैन्य परेड के दौरान दिए भाषण में देश की परमाणु क्षमता को अधिकतम गति से बढ़ाने का संकल्प किया और किसी देश द्वारा उकसाने पर उसके खिलाफ इसके इस्तेमाल की धमकी भी दी। सरकारी मीडिया ने यह जानकारी दी है। किम के इस बयान से स्पष्ट है कि अमेरिका और अन्य प्रतिद्वंदी से रियायतें हासिल करने के वास्ते दबाव बनाने के लिए उत्तर कोरिया आगे भी हथियारों का परीक्षण जारी रखेगा। उत्तर कोरिया ने अपनी सेना की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के अवसर पर सोमवार को रात को राजधानी में एक सैन्य परेड निकाली। सरकारी कोरियन सेंट्रल के अनुसार बताया गया है कि प्योंगयांग प्लाजा में आयोजित परेड में शामिल हुए लोगों और सैनिकों से किम ने कहा कि हम अपने देश के परमाणु बलों को अधिकतम गति से मजबूत करने के और विकसित करने के उद्देश्य से कदम उठाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे परमाणु बलों का
मूल लक्ष्य युद्ध रोकना है, लेकिन अगर हमारी जमीन पर कोई अवांछनीय स्थिति उत्पन्न होती है तो हमारे परमाणु बलों को युद्ध को रोकने के अभियान तक सीमित नहीं रखा जाएगा। किम ने कहा कि अगर किसी भी बल ने, चाहे वह कोई भी हो, हमारे मौलिक हितों का उल्लंघन करने की कोशिश की तो हमारे परमाणु बल निश्चित तौर पर अपने दूसरे मिशन में जुट जाएंगे। उत्तर कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। 10 में से 9 प्रस्तावों पर मुहर भी लगी। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश 10 लाख लीटर इथेनॉल का प्रोडक्शन करेगा। कैबिनेट ने इथेनॉल के उत्पादन को मंजूरी दे दी है। विधानसभा की एक समिति बनी है जिसके अध्यक्ष सुरेश खन्ना होंगे। इस समिति में बेबी रानी, जयवीर सिंह और धर्मपाल सिंह को भी शामिल किया गया है। आगे कैबिनेट मिनिस्टर नंदगोपाल नंदी ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर टोल सुरक्षा आदि से जुड़ा प्रस्ताव पास हुआ है। यह प्रस्ताव पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की निविदा से जुड़ा हुआ है। उन्होंने बताया कि एक्सप्रेसवे पर 6 एम्बुलेंस और 12 पेट्रोलिंग वाहनों को मंजूरी दी गई है। बेसिक इंस्ट्रक्टर का वेतनमान 9,000 रुपए कर दिया गया है, जबकि इंस्ट्रक्टर्स का 2,000 वेतनमान बढ़ा है। रसोइयों का वेतन 1,500 से बढ़ाकर 2,000 रुपए किया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इस दौरान दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में हुए विकास कार्यों से सीख कर पंजाब में विकास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पंजाब में दिल्ली जैसा काम हो रहा है। वहीं पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि पंजाब के अस्पतालों में अच्छे डॉक्टर नहीं। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिल्ली और पंजाब के बीच नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट भी हुआ। मान ने कहा कि हम दिल्ली की अच्छी चीजें पंजाब में लागू करेंगे। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि पिछली सरकार ने राज्य के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन हम खेती के लिए बहुत अच्छे आइडियाज लेकर आ रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट भारत के इतिहास में एक अनूठी घटना है। सरकारें नॉलेज शेयरिंग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर कर रही हैं। हमारा लक्ष्य एक दूसरे से सीखना और आगे बढ़ना है। यह एक बड़ा डेवलपमेंट करना है। दिल्ली के एजुकेशन और हेल्थ मॉडल को जानने के लिए पंजाब के सीएम भगवंत मान दिल्ली दौरे पर हैं और अपने दौरे के पहले दिन भगवंत मान ने दिल्ली के स्कूलों का जायजा भी लिया। सोशल मीडिया पर बेहद एक्टिव रहने वाले टेस्ला कंपनी के मालिक एलन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया। एलन मस्क ने कई बार पहले भी ट्विटर को खरीदने की इच्छा जाहिर की थी। एलन मस्क ने ट्विटर बोर्ड को 54.20 डॉलर प्रति शेयर खरीदने का ऑफर दिया था, जिसके बाद बोर्ड के मेंबर्स ने स्वीकार किया कि एलन मस्क के ट्विटर खरीदने के साथ ही 2013 से पब्लिक चल रही कंपनी अब प्राइवेट हाथों में चली जाएगी। एलन मस्क के कंपनी खरीदने के बाद से जिस बात की सबसे ज्यादा अटकलें लगाई जा रही हैं वह है कि ट्विटर में मौजूदा सीईओ पराग अग्रवाल की विदाई। भारतीय मूल के पराग अग्रवाल ने पिछले साल नवंबर में ट्विटर का सीईओ बनाया गया था, लेकिन एलन मस्क के कंपनी को खरीद लेने के बाद पराग अग्रवाल की कंपनी के सीईओ पद से विदाई के कयास लगाए जा रहे हैं। रिसर्च फर्म की रिपोर्ट के मुताबिक अगर ट्विटर पराग अग्रवाल को 12 महीने से पहले यानी नवंबर 2022 से हटाता है तो ऐसे में उसे मौजूदा सीईओ को करीब 4.2 करोड़ डॉलर यानी कि लगभग 321.6 करोड़ रुपए देने होंगे। आपको बता दें कि अप्रैल महीने की शुरुआत में ही एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के करीब 9.2% शेयर खरीद लिए थे। इसके बाद से ही ट्विटर का मौजूदा बोर्ड उन्हें ट्विटर पूरा खरीदने से रोकने की कोशिश कर रहा था। 14 अप्रैल को मस्क ने कहा कि ट्विटर के मौजूदा बोर्ड को उन पर भरोसा नहीं है। इसके बाद एलन मस्क ने ट्विटर खरीदने की खबर के बाद से ही कयास लगाए जाने लगे कि पराग अग्रवाल की जल्द ही ट्विटर के पद से छुट्टी हो सकती है, लेकिन आपको बता दें कि फिलहाल ट्विटर ने इस मामले पर कोई भी सफाई नहीं दी है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। भाजपा नेता किरीट सोमैया को फिर झटका, खार पुलिस स्टेशन में भी नहीं दर्ज हुई शिकायत। विदेश मंत्री बोले यूक्रेन मसले पर भारत का रुख सबसे स्पष्ट, हम तत्काल युद्ध विराम और बातचीत चाहते हैं। बुलडोजर का खौफ, कब्जा हटाने के लिए जैसे पहुंची टीमें लोग खुद ही फावड़ा हथौड़ा लेकर तोड़ने लगे अवैध कब्जे। और ओमिक्रॉन ने बढ़ाई लोगों की चिंता, बीजिंग को बचाने के लिए 2 करोड़ से ज्यादा टेस्ट। अमेरिकी शख्सियतों की अपील, भारत के साथ संबंधों में सुधार करे पाकिस्तान सरकार। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के झुलसते सवालों का होगा दंगल देश का।
प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। अभिनेत्री और मथुरा से बीजेपी की सांसद हेमा मालिनी ने ब्रज 84 कोस की यात्रा पूरी कर ली। इस दौरान पर 7 दिन में उन्होंने 401 किलोमीटर की दूरी तय की। ब्रज 84 कोस की यात्रा पूरी करने के बाद हेमा मालिनी ने कहा कि यात्रा में उन्हें कई खामियां मिली हैं। उन्होंने कहा कि ब्रज यात्रा के दौरान 43 गांव और 32 पड़ाव स्थल का दौरा किया और ज्यादातर जगह की हालत दयनीय है। बीजेपी सांसद ने कहा कि महिलाओं को समस्या का सामना करना पड़ता है क्योंकि पूरे परिक्रमा मार्ग पर उनके लिए शौचालय नहीं है। ऐसे में जल्द ही परिक्रमा मार्ग पर शौचालय बनाए जाएंगे। हेमा मालिनी ने कहा कि हर 2 किलोमीटर के बाद शौचालय, स्नानघर, ठहरने के लिए अस्थायी व्यवस्था, प्रवचन के लिए हॉल, पूरे मार्ग पर पेड़ आदि की व्यवस्था योजना बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि यूपी ब्रज तीर्थ विकास परिषद के उपाध्यक्ष शैलजा कांत मिश्रा उनकी टीम के साथ 84 कोस ब्रज यात्रा नवीनीकरण के दौरान शामिल किए जाने वाले कार्यों के बारे में जानकारी हासिल की। हेमा मालिनी ने कहा कि ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग को विश्व विरासत के नक्शे पर लाया जाएगा। आपको बता दें कि सांसद हेमा मालिनी ने ब्रज 84 कोस यात्रा की शुरुआत यमुना किनारे स्थित देव राहा बाबा के आश्रम से की थी। 17 से 23 अप्रैल तक उन्होंने 401 किलोमीटर की यात्रा की और इस दौरान वे ब्रज 84 कोस के 43 गांव में गई और 32 पड़ाव स्थल के दर्शन किए। हेमा मालिनी ने राधा रानी की प्रमुख 8 सखियों के गांव का भी अवलोकन किया। सुप्रीम कोर्ट कर्नाटक हाई कोर्ट द्वारा हिजाब पर लगाई गई पाबंदी के खिलाफ दायर अपील की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गई है। अपील पर जल्द ही सुनवाई होगी। वरिष्ठ वकील मीनाक्षी लेखी अरोरा ने कर्नाटक के शिक्षा संस्थानों में पाबंदी के हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर अपील को लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में मेंसिंग की और इस पर सीजेआई एनवी रमना ने उनसे कहा कि 2 दिन इंतजार करें, वैसे जल्द ही सूचीबद्ध करेंगे। हिजाब मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं। इसमें कर्नाटक सरकार के फैसले को बरकरार रखने के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। राज्य सरकार ने स्कूल कॉलेजों के यूनिफॉर्म कोड का कड़ाई से पालन करने के लिए उन्हें कहा है और इससे एक अपील में कर्नाटक सरकार पर सौतेला व्यवहार करने का आरोप भी लगाया गया है। कहा गया है कि विद्यार्थियों की आस्था से खिलवाड़ किया जा रहा है जिसके कारण कानून व्यवस्था की अनावश्यक समस्या पैदा हो रही है। अपील में कहा गया है कि हाई कोर्ट अपने आदेश में दिमाग का इस्तेमाल करने में विफल रही है और वह स्थिति की गंभीरता के साथ साथ भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत प्रदत्त आवश्यक धार्मिक प्रथाओं के मूल पहलुओं को भी समझने में असमर्थ रही है। याचिका में कहा गया है कि हिजाब और हेड स्कार्फ पहनना एक ऐसी प्रथा है जो इस्लाम में आवश्यक है। कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी, न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित, न्यायमूर्ति JM खाजी की पीठ ने कहा कि यूनिफॉर्म का निर्धारण उचित है, इस पर छात्र आपत्ति नहीं कर सकते। कोई भी सरकार हर प्रकार की बीमारियों को खत्म करने या उसके बचाव के लिए लगातार प्रयास करती है। कुछ में कामयाबी मिलती है तो कुछ में नहीं। इस प्रकार अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो राजस्थान के एक शहर में मलेरिया का सफाया हो गया है। यहाँ 8 साल में करीब 87% केस घट गई है और इस साल अब तक 88,000 जांचें भी हुई, जिनमें से सिर्फ 5 रोगी पॉजिटिव मिले हैं, जबकि ऐसा समय था जब मलेरिया ने लोगों की जान भी ली है। यह हुआ है झीलों की नगरी उदयपुर में। कहते हैं कि जहां पानी का ठहराव होता है मलेरिया का मच्छर वहीं पैदा होता है। उदयपुर में चारों तरफ पानी ही पानी है, इसके बाद भी यहां कामयाबी मिली। सोमवार को चिकित्सा विभाग की तरफ से विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया। रैली निकालकर मलेरिया के बचाव के लिए जागरूकता फैलाई गई और इसी क्रम में जो है लोगों ने बढ़ चढ़कर भी हिस्सा लिया। देश में बढ़ रहे कोरोना मामलों के बीच बच्चों के वैक्सीनेशन से जुड़ी अच्छी खबर सामने आ रही है। दरअसल अब 6 से 12 साल के बच्चों को लगेगा कोरोना का टीका और इस टीकाकरण के लिए कोवैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है। इससे पहले मार्च के महीने में 12 से 15 साल तक के बच्चों को कोविड से बचाव के लिए वैक्सीन लगाई गई थी। अब DCGI ने 6 से 12 साल के बच्चों को कोवैक्सीन लगाने का फैसला लिया है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि DCGI ने 5 से 12 साल के बच्चों को आपातकालीन इस्तेमाल के लिए कोर्बोवैक्स वैक्सीन लगाने की इजाजत दे दी है। दरअसल कोरोना वायरस के पिछले लहर में
बच्चों पर ज्यादा गहरा असर नहीं पड़ा था, लेकिन इस नए वेरिएंट एक्सी का चपेट बच्चे में भी इसके लक्षण देखने को मिल रहा है। ऐसी आशंका जताई जा रही कि स्कूल खुलने के बाद इन मामलों में बढ़ोतरी हो सकती है। हेल्थ एक्सपर्ट की माने तो पिछले 3 हफ्तों में बच्चों में फ्लू जैसे लक्षणों में बढ़ोतरी नजर आई है, जिसके चलते यह फैसला लिया गया है। एबीजी शिपयार्ड बैंक लोन केस में ईडी ने मुंबई, पुणे और सूरत के 24 अलग-अलग ठिकानों पर छापेमारी की है। बड़ी शिपयार्ड निर्माण कंपनियों में से एक एबीजी शिपयार्ड पर 28 बैंकों में 22,842 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। यह रेड प्रिवेशन और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की गई है। ईडी ने यह कार्रवाई एबीजी शिपयार्ड, उसकी सहयोगी कंपनियों और उसके अधिकारियों पर की है। ईडी ने सीबीआई की एफआईआर के आधार पर इस साल फरवरी के महीने में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज किया था। सीबीआई ने एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड और उसके तत्कालीन अध्यक्ष, प्रबंधक निदेशक ऋषि कमलेश अग्रवाल के साथ अन्य लोगों के खिलाफ बैंकों के एक कस्टोडियन को 22,842 करोड़ रुपए से अधिक का धोखा देने का आरोप में मामला भी दर्ज किया था। इस एफआईआर में कमलेश अग्रवाल के अलावा एजेंसी ने कंपनी के तत्कालीन कर्मचारी, निदेशक संस्थानम मुथास्वामी और निदेशक अश्वनी कुमार के साथ में अन्य लोगों के खिलाफ मामला जो है दर्ज किया गया था। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। भाजपा नेता किरीट सोमैया को फिर झटका, खार पुलिस स्टेशन में भी नहीं दर्ज हुई शिकायत। विदेश मंत्री बोले, यूक्रेन मसले पर भारत का रुख सबसे स्पष्ट, हम तत्काल युद्ध विराम और बातचीत चाहते हैं। बुलडोजर का खौफ, कब्जा हटाने के लिए जैसे पहुंची टीमें, लोग खुद ही फावड़ा हथौड़ा लेकर तोड़ने लगे अवैध कब्जे। और ओमिक्रॉन ने बढ़ाई लोगों की चिंता, बीजिंग को बचाने के लिए 2 करोड़ से ज्यादा टेस्ट। अमेरिकी शख्सियतों की अपील, भारत के साथ संबंधों में सुधार करे पाकिस्तान सरकार।